हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोगों की सभी प्रिपरेशन, चाहे आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब सही चल रही होगी। देखिए, इससे पहले बीआईएस एग्जाम को लेकर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने 2 सेशन ले चुके हैं यहाँ पर आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन के, जहाँ पे हमने आपको स्टैटिक, करंट अफेयर और आपके जनरल स्टडी जो भी है वो सारे क्वेश्चंस कवर कराने की कोशिश की है। और काफ़ी अच्छे हमने क्वेश्चंस लिए, आपका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा हमें मिला व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी। अब आप ही की डिमांड थी कि तीसरी क्लासेस भी लेकर आई जाए, तो आज का यही सेशन 3rd क्लास होने वाले। यहाँ पर भी हम अगेन जनरल अवेयरनेस को लेकर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो सब यहाँ पे हम देखेंगे। साथ ही में आप लोग पूछ रहे हो कि आपका बीआईएस का एग्जाम कब होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं दी गई है। और जहां तक है, ये इस जुलाई के जो 20 या 15 तारीख का आसपास का टाइम है, यानी 2nd या 3rd वीक जो है जुलाई का, इसमें आपका ये एग्जाम हो जाना चाहिए। होना आपका एग्जाम ये जून में था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो उम्मीद है जुलाई में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। इसीलिए आप चैनल के साथ बने रहे ना। चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह की क्लासेस जो भी आती रहे आप तक का उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो देर ना करते हुए आज की हम क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्लास शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले स्लाइड में आपके बैच के बारे में है। देखिए, जो पेड बैच हमारा चल रहा है, जिसमें मैं आपके पिछली सारी वीडियोस में एक्सप्लेन करता हुआ आया हूँ, इस समय जो पेड बैच चल रहा है, अगर आप चाहो तो अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि रिसेंटली भी कल 2 बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। उनको स्टडी मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट थी। और साथ में देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो है आपका ये वाला जो पार्ट है इस बैच में, वो तो आपका यहाँ पे स्टडी मटेरियल का है। और ये वाला जो पार्ट है, ये है आपका यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, आपकी रिवीजन के लिए। एक तरह से यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज देंगे, आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, 3 फुल लेंथ टेस्ट देंगे हम आपको, जिसमें से 2 दिए जा चुके हैं, अभी तक 1 बचा हुआ है। अभी इनरोल होना है, तो आइए सारे बैचेस में जितने भी चल रहे हैं अभी इसको लेकर, उन सब में हमने काफ़ी कुछ 95% सिलेबस कवर करा दिया है, क्योंकि एक तरह से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया है। बच्चे इस तरह से अपनी कमांड करके प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 10-10 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे हमारी तरफ से हर सब्जेक्ट के, साथ ही में 3 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। आप इस वाले सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हो ओनली 249 रुपीज़ में, अगर आपको फुल स्टडी मटेरियल की आवश्यकता नहीं है तो। और अगर आपको कंप्लीट बैच चाहिए तो आपके सामने भी प्राइस से मेंशन है, आप इसमें भी इस पूरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और इन व्हाट्सअप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब आगे अपने आज की क्लास को देखते हैं और आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का जो सेशन है, इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे जो पेड बैचेज है वहाँ पे मिल जाएगी बिना किसी देरी के। जो पेड बैच में ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, उनको पिछले दोनों क्लासेस की भी पीडीएफ हमने वहाँ पे पहुँचा दी है। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान टिल कब तक। यानी जो केंद्रीय प्रायोजिकता योजना थी CSS, और साथ ही में जो यहाँ पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, वो कब तक बढ़ाया गया है ये पूछ रहे हैं। तो उसको जो एक्सटेंड किया गया है, वो एक्सटेंड किया गया है आपका यहाँ पर 31 मार्च 2026 के लिए। और ये जो अभी रिसेंटली ये यहाँ पर डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के थ्रू कि जो 2 स्कीम चल रही है यहाँ पर, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, इन दोनों को एक्सटेंड किया जाए कब तक का, आपके 31 मार्च 2026 तक। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि स्क्रीन पे है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ द कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम टिल द विच ईयर। यानी आपकी जो कैपेसिटी डेवलपमेंट योजना थी उसको कब तक रखने की आगे मंजूरी दी है भारत सरकार ने, ये पूछा गया है। ये भी आपकी 2026 तक एक्सटेंड की गई है, यानी यहाँ पर 31 मार्च 2026 तक इसको भी एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। कौन सी ये स्कीम के लिए बात कर रहे हैं? यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा का प्रावधान श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की पूर्ववर्ती इसमें से निम्नलिखित किस वर्ष में लॉन्च की गई थी या क्या गया था, ये पूछा है। तो देखो, इसमें आपसे पूछा 2 स्कीम के बारे में बताया आपको यहाँ पर। एक तो है आपके श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ये कब लॉन्च की गई थी, जिसका आज के टाइम में प्रेजेंटली जिसका नाम है यहाँ पर प्रोविजन ऑफ रूरबन एमिनिटीज टू द रूरल एरियाज, यानी PURA आज के टाइम में इस स्कीम नाम से जाना जाता है। लेकिन पहले जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तब ये श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के नाम से लॉन्च की गई थी। और ये कब लॉन्च की गई थी ये पूछा है आपके यहाँ से। तो ये जो लॉन्च की गई थी आपकी सन 2012 में लॉन्च की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और इसके लिए केंद्र सरकार ने 2003 से ही प्लानिंग करनी स्टार्ट की थी, तब जाकर यह आपकी 2012 में स्कीम लॉन्च की गई थी। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर वो होगा यहाँ पर सन 2012, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा यहाँ की, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है।
प्रसाद स्कीम लॉन्च इन विच ईयर, ये पूछा गया है यहाँ पर, कौन से साल में लॉन्च की गई थी प्रसाद योजना। अब मैं आपको बता दूं कि प्रसाद योजना आखिरकार है क्या। देखिए जो प्रसाद योजना है आपकी, ये एक तरह की भारत के अंदर जितने भी तीर्थ और धार्मिक स्थल है उन सब के डेवलपमेंट को लेकर है, वहाँ पर टूरिज्म डेवलपमेंट को लेकर है, वहाँ पर टूरिज्म अट्रैक्शन को डेवलपमेंट करके वहाँ पे फैसिलिटीज़ करने के रिगार्डिंग ये स्कीम है, जो कि भारत सरकार ने आपके सन 2014-15 में इसको लागू किया था, यानी इसको लॉन्च किया था भारत के अंदर। और अभी तक का ये स्कीम के अंडर में ही मैं बात करूँ तो 4 धाम परियोजना जैसे प्रोजेक्ट, केदारनाथ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे ये सारे प्रोजेक्ट जो है ये सभी इस स्कीम के अंडर चल रहे हैं, जो कि प्रसाद योजना है यहाँ पर आपकी, जो सन 2014-15 में लॉन्च की गई थी भारत सरकार के द्वारा। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, यानी जो सेमीकंडक्टर मिशन है भारत का, वो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा गलत ऑप्शन है ये हमें सेलेक्ट करना है। अब पहला ऑप्शन है यहाँ पर, सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन बेंगलोर में आयोजित किया गया, ये बात तो सही है यहाँ पे, ये तो गलत नहीं है। सेमीकॉन इंडिया 2022 का विषय भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का उत्प्रेरण था, ये भी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। इसे 29 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया, नहीं यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। करेक्ट डेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सेमीकंडक्टर मिशन की सलाहकार समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव करेंगे, ये बिल्कुल सही है, उन्होंने ही की थी यहाँ पे। इस मिशन में जो कुल लागत थी वो 750 अरब रुपए की आने वाली है, बिल्कुल ये करेक्ट यहाँ पे है। जो अब आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर 29 दिसंबर 2020। यहाँ पे ये गलत ऑप्शन है, आपको सही बताना है, सेलेक्ट तो आपको गलत ही करना था, तो जो गलत है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है। लेकिन अभी सेमीकंडक्टर स्कीम क्या है, सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, मैं को एक बार बताता हूँ। भारत में जो भी सेमीकंडक्टर्स और जो भी डिस्प्ले इंपोर्ट की जाती है वो मेनली सिंगापुर से, जापान से, चाइना से, यूएसए से की जाती है, बहुत ही बल्क में। अब भारत ये चाहता है कि आने वाले कुछ सालों में, 3 से 4 सालों में 760 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके इंडिया के अंदर ही इन चीज़ों को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाए, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डेवलप किया जाए। इन सब को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए, यानी सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये मिशन चलाया है, जो कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है। और इसकी जो भारत सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है वो 29 दिसंबर 2020 को ना कर यहाँ पर इसकी जो अनाउंसमेंट की गई है या इसको लॉन्च किया गया है वो 29 अप्रैल को किया गया है, और वो भी आपके सन 2022 में, यानी अभी 1-2 महीने पहले ही बेंगलोर से। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 29 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया है, जो कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। Central government has approved a new scheme, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द पीरियड ऑफ कितने साल के लिए, इन द फरवरी 2022, यानी भारत सरकार ने फरवरी 2022 में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, यानी जिसको आप ये कह सकते हो कि नव भारत साक्षरता अभियान की जो यहाँ पर स्कीम लागू की है, इसकी जो घोषणा की है वो कितने साल तक की है आगे के लिए, ये पूछा गया है। तो इसको जो बढ़ावा मिला है वो मिला है आपको, यानी इसको जो एक्सटेंड किया गया है स्कीम को, वो 2022 से सीधा 2027 तक किया गया है, यानी 5 साल के लिए इसको बढ़ाया गया है यहाँ पर। और ये भारत की एक नई स्कीम है जिसको न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी नव भारत साक्षरता स्कीम भी कहते हैं। तो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो नीचे जो सब्सक्रिप्शन बटन है उसको, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, ये वीडियो भी लाइक कर दो। इस समय जो आपके क्वेश्चन चल रहे हैं वो थोड़े स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, आपके करंट अफेयर स्टैटिक जे क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आएगी, यानी जनरल स्टडी से भी क्वेश्चन आएगी, तो काफी मजा आने वाला है आगे के क्वेश्चन में, इसलिए बने रहो वीडियो में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अब हमारा यहाँ पर, एज पर द फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल द विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, यानी यहाँ पर आपकी जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है इसको निम्नलिखित में से कितने वर्षों तक का बढ़ा दिया है आगे के लिए। तो इसको 4 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है, यानी आपकी 2022 से एक्सटेंड करके इस स्कीम को अब ले जाया जा चुका है 2026 तक का, यानी वही सेम डेट आपकी 31 मार्च 2026 आपकी प्रधानमंत्री किसान
संपदा योजना, जो कि बहुत ये आप में इसमें बहुत पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज बीन एक्सटेंडेड टिल ऑफ द विच ऑफ फॉलोइंग ईयर। आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए, उनमें से जो सा करेक्ट है वो बताना है। क्वेश्चन यही है, हिंदी में मैं बताता हूँ। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक भारत में चल रही है, उसको कितने वर्षों तक आगे बढ़ाया गया ये पूछा गया है। तो इसको भी एक्सटेंड आपका यहाँ पर 2026 तक कर दिया गया है। वही सेम 31 मार्च, यहाँ पर आपकी ये 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड की जा चुकी है। यानी जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी 10वें अनुसूची उद्देश्य, संविधान की 10वीं अनुसूची उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान की 10वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है, उसका पर्पस क्या है। आपने एक कानून के नाम में सुना होगा जिसका नाम है विधायकी दल बदली कानून। तो यहाँ पर जिसका सही आंसर है वो है, इसमें विधायकों के बीच दल बदल रोकने का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय संधि का गठन किया था। तो आपको याद होगा यहाँ पर ये जो संधि का गठन किया था वो क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय दिवाला एवं ऋण संशोधन अक्षमता बोर्ड किस तरह का बोर्ड है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ये आपका एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसकी स्थापना की मैं बात करूँ तो 1 अक्टूबर 2016 को ये लॉन्च किया गया था या इसको लागू किया गया था भारत के अंदर, भारतीय दिवाला एवं ऋण संशोधन अक्षमता बोर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करलापत वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यानी करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन ऑफ द विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, कौन से स्टेट में है ये पूछा गया। तो ये आपके उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी। उड़ीसा का एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है कालाहंडी, वहाँ पर ये जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सिचुएटेड है। ये लगभग 175 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर सूक्ष्म जीव विज्ञान जो होता है आपका, उसके विज्ञान यानी पिता जनक कौन माने जाते हैं ये पूछा गया है। सो यहाँ पे जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं एंटोनी वेन ली वेन हुएक। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी, एंटोनी वेन ली वेन हॉक को यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है आपका माइक्रोबायोलॉजी है उसके यहाँ पर फादर माने जाते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द एनिमल्स हैव 3 चैम्बर ऑफ द हार्ट। यानी ऐसे कौन से जंतु है जिनके अंदर 3 कक्षीय हृदय होते हैं। बेसिकली मनुष्य के अंदर यानी मैं ह्यूमन की बात करूँ तो यहाँ पर 4 चैम्बर वाले हार्ट मिलते हैं। मोस्टली बहुत सारे जानवरों में मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर यहाँ पर 3 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं। तो उनके बारे में पूछा गया है। तो वो है आपके यहाँ पर उभयचर और सरीसृप यानी एम्फिब और रेप्टाइल। ये ऐसे जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं जिनके अंदर हृदय तो पाए जाते हैं लेकिन 3 चैम्बरों वाला यहाँ पर हृदय मिलता है, यानी हार्ट मिलता है 3 चैम्बर वाला। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में नेक्स्ट, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज द सरफेस टेंस ऑफ द लिक्विड्स। यानी जब तापमान में वृद्धि होती है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, किस तरह का वो रिएक्ट करता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि वो रिमेनिंग अनचेंज यानी कोई बदलाव नहीं होता, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, डिक्रीज होता है, घट जाता है, और इंक्रीज ओनली व्हेन द राइज द टेम्परेचर इज मोर देन द 25। जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तभी वो बढ़ता है, ऐसा पूछा गया। तो करेक्ट आंसर क्या है वो बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका यानी यहाँ पर आपका इस सिचुएशन में जो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका जो पृष्ठ तनाव है यानी आपका जो यहाँ पर सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाता है यानी घटता है। ऑप्शन नंबर आपका सी। सो ये जो अभी साइंस के क्वेश्चन चल रही है आपके डेली लाइफ साइंस के क्वेश्चन और बेसिक से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की उम्मीद रहती है, इसीलिए मैंने इनको एक सेशन में इंक्लूड किया है और आपको करा रहा हूँ इस पर प्रैक्टिस। इसी तरह पेड बैच में मैंने कई सारे क्वेश्चन इस तरह के ऐड किए हैं, प्रैक्टिस सेट में भी, फुल एंड पेपर में भी और एमसीक्यूज में भी हमने इस तरह काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए स्टूडेंट्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन के लिए, लेकिन उससे पहले अभी तक आपको सेशन पसंद आ रहा है और आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी।
यानी मानव के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है जो रक्त प्रवाह को करती है, रक्त पहुंचाने में हेल्प करती है, वो कौन सी सबसे बड़ी धमनी है, ये पूछा है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें जो करेक्ट है वो है आपका अरेटा यानी महाधमनी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में नेक्स्ट, उस सम्राट का नाम बताइए जिसने बेसनगर को शगुन वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो अगर आपने पढ़ा होगा आपको याद होगा कि बेसनगर जो कि आपका एमपी का एक एरिया है यानी डिस्ट्रिक्ट है, बेसनगर एमपी में ये सिचुएटेड है। वहाँ की जो बेसनगर है उसको अपने शासन में भागभद्र राजा ने अपनी कैपिटल के रूप में स्टैब्लिश किया। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, उस सम्राट का नाम बताइए जिसने बेसनगर को शगुन वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया। और जो बेसनगर है यह आपका मध्य प्रदेश में है और उसको अपने समय में यानी अपने शासनकाल में भगभाद्र ने, आपका ऑप्शन नंबर सी, भगभाद्र ने अपने समय में उसको राजधानी बनाई। मध्य प्रदेश का एक एरिया है बेसनगर, उसको अपने समय में राजधानी बनाई। ये बात आज से लगभग 110 ईसा पूर्व की है जब उन्होंने शासन किया भारत के अंदर। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टर्म द अफगानिस्तान इवैक्यूएशन मिशन। देखिए आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में लास्ट ईयर तालिबानों ने अटैक किया और वहाँ पर सारा अपना जितना भी अफगानिस्तान था वो अपने अंडर ले लिया। इसमें कितने ही सारे देशों के जो नागरिक ऑलरेडी अफगानिस्तान में थे उन सबको भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। उनमें से भारतीय नागरिक भी थे, जहाँ पर उन्होंने इस दौरान जो वहाँ पर तालिबानों ने अपना अटैक किया उस दौरान उन्होंने इधर उधर के गुरुद्वारों में शरण ली। इसी बीच भारत सरकार ने अपना एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था अफगानिस्तान इवैक्यूएशन मिशन। इसके तहत भारत सरकार ने एक कितने ही सारे नागरिकों को, जो भारतीय नागरिक वहाँ पे फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला। उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था मिशन का, वो पूछा गया आपसे, और वो था यहाँ पर ऑपरेशन देव शक्ति मिशन, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। किस क्वेश्चन के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कॉरपोरेशन यानी सार्क। सार्क कौन कौन से देश शामिल है सार्क में, इन दिए हुए 5 ऑप्शन में से ये पूछा गया है। तो अगर मैं सार्क की बात करूँ तो इसमें टोटल 8 सदस्य है। 8 में से इस समय यहाँ पे फिलहाल इस इंडिया है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। मेनली जो सार्क यूनियन है ये एक तरह से आपकी जो भारत के पड़ोसी देश है उन्हीं सभी को मिलाकर है, भारत सहित, जिसमें कि 3 मैंने आपको गिनवाए यहाँ पे, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका इसका हिस्सा है एक। इसमें मेंबर आपका यहाँ पर भूटान भी है, आपका नेपाल भी है, और आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और आपका यहाँ पर मालदीव भी है। तो इस तरह से ये टोटल 8 देश यहाँ पर आपके सार्क के मेंबर है। इसमें से जो आपका करेक्ट होगा वो 1 है, 3 है और ऑप्शन नंबर 4 ओनली। तो जो करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को व्हेन इज द वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेट, यानी वर्ल्ड टीचर डे के बारे में पूछा गया है, ना कि यहाँ पर नेशनल टीचर डे के बारे में। तो जो वर्ल्ड टीचर डे है वो आपका हर साल 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो नेशनल टीचर डे है आपको पता होगा ये बसंत पंचमी वाले दिन भारत के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो 5 अक्टूबर को यूनेस्को के द्वारा पूरे वर्ल्ड में टीचर डे को सेलिब्रेट करते हैं। और ये सब चीज़ें आपकी 1994 यानी 1914 से अब तक का चलती आ रही है। ऑप्शन नंबर सी 5 अक्टूबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पर है, विच इज द प्रोजेक्ट टू क्लीन द रिवर गंगा स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक स्टैटिक जीके का मान लीजिए, करंट अफेयर क्वेश्चन मान लीजिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की काफ़ी उम्मीद है इसकी। तो भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी को साफ करने के लिए कौन सी परियोजना या कह लीजिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी, उसका नाम क्या है ये पूछा गया है। क्या वो नमामि गंगे है या पोलावरम प्रोजेक्ट है या गंगा मंथन है या कल्पसर प्रोजेक्ट है। अब आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है यहाँ पर नमामि गंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। नमामि गंगा जो प्रोजेक्ट था, जो ये स्कीम थी या योजना थी, इसकी जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी आपके मंथ ऑफ जून 2014 से, यानी पूरे अभी बात करूँ तो मैं 8 साल हो गए इस स्कीम को लॉन्च किए हुए। नमामि गंगे इस परियोजना का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द ऑफिस चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, ये पूछा गया है। या वहाँ पर उनकी अधिकतम एज क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो होती है आपके यहाँ पर बेसिकली 5 साल का कार्यकाल, या उनकी अधिकतम आयु 65 साल हो गई हो तब तक का वो अपने इस पोजीशन पे बने रहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। और इस सब की जो शुरुआत की गई थी, ये शुरुआत की गई थी आपकी 1929 में भारत के अंदर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इस लॉ को। और यहाँ पर जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य है उनका कार्यकाल की निर्धारिता, यानी इतनी उम्र और समय की उसी समय से चलती आ रही है अभी तक। 5 साल का कार्यकाल कर सकते हैं या 65 साल तक की उम्र तक वो अपने इस पद पे बने रह सकते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र में पानी का दिन में 2 बार लय बदलना, यानी जो लहरें आती है ज़्यादा और कम, वो सब क्या कहलाती है। आपने देखा होगा बहुत तेज़ लहरें आती है और बहुत कम लहरें आती है। अगर आप कभी कोई भी समुद्र किनारे रहता हो किसी भी कोस्टल लाइन पे, और या किसी ने भी जाकर कभी समुद्र किनारे खड़ा होकर देखा होगा, तो कभी कभी बहुत तेज़ लहरें आती है और कभी कभी बहुत कम लहरें आती है। तो इनके बीच में क्या रीज़न होता है, तो जो ये लहरें आती है आने की जो ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है एक साइंटिफिक लैंग्वेज में या स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोल लीजिए, तो ये कहलाता है आपके यहाँ पर टाइड, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार, ज्वार भाटा बोल देते हैं कभी कभी। तो ये टाइड कहलाता है। लो टाइड और हाई टाइड अक्सर समुद्र में देखने के लिए मिलती है। इसमें जो मेन फैक्टर होता है आपका यहाँ पर जो आपका मून है, मून की ग्रेविटी भी इसमें एक मेन फैक्टर रहती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2021 में आरएमआई यानी रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर आरएमआई इंडिया के समर्थन में शून्य पहल को लॉन्च किया है। शून्य पहल क्या है? शून्य पहल यहाँ पर आपका एक तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की स्कीम है आपके स्पेशली पूरे भारत में। साथ में बात करूँ तो एनसीआर के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, यानी उनको प्रमोट करना, और कार्बन का जो विसर्जन है यानी पॉल्यूशन में जिस तरह से कार्बन निकलता है आपका, तो उस चीज़ों को कम करना, एनसीआर को क्लीन करना, प्रदूषण यहाँ से ख़त्म करना, इस सब रिगार्डिंग यहाँ पर शून्य पहल को लॉन्च किया गया था। और भारत सरकार ने ये किस आयोग के साथ मिलकर यानी किस विभाग के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो क्या वो इफ्को है, FICCI है, या एसोचम है आपका यहाँ पर, या नीति आयोग है? तो करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे नीति आयोग। नीति आयोग ने ये सब शून्य पहल की शुरुआत की है भारत के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है और पॉल्यूशंस को दिल्ली एनसीआर के अंदर कम करना इनका मेन मोटिव है। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ पर, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन अपॉइंटेड बाय, यानी राज्य मानवाधिकार और आयोग, इसके सदस्यों का गठन कौन करता है ये पूछा गया है। तो इनके जो सदस्यों का गठन करता है वो करता है आप यहाँ पर राज्यपाल यानी गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय निकायों में प्रदूषण का योगदान नहीं करता है पूछा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द पोल्यूशन इन द एक्वेटिक बॉडीज, ये पूछा गया है। तो ये है आपका यहाँ पर ओजोन, क्योंकि ओजोन क्या है कि प्रदूषण फैलाने में, जल प्रदूषण फैलाने में इसका कोई भी रोल नहीं होता। अगर मैं हैवी मेटल्स की बात करूँ क्वेश्चंस में ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हैवी मेटल्स क्या है, एक तरह से जल प्रदूषण ही फैलाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक भी जल प्रदूषण फैलाते हैं, और जो आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं यानी जो कीटनाशक होते हैं वो भी एक तरह से जल प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कोन का कोस्टा इज स्ट्रेच फ्रॉम द वेयर टू वेयर, यानी जो कोन का तट है आपका वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये पूछा है। मैं अगर आपको कोन का तट के बारे में बताऊं तो जो इसकी लेंथ है वो 720 किलोमीटर लंबी है, और ये एक भारत का कोस्टल एरिया का सबसे बड़ा बीहड़ भी कहलाता है यानी जंगल भी कहलाता है। और ये आपका जो दमन से गोवा तक का फैला हुआ एरिया है। तो जो टोटल लेंथ है इसकी 720 किलोमीटर है दमन से गोवा तक का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है यहाँ पर। अभी तक हमने लगभग यहाँ पे 25-30 क्वेश्चन कवर कर लिए। अभी इस तरह आगे बढ़ते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप भी देख रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, ऋग्वेद में कई प्रसंगों में वर्णित अघना नाम किसके लिए उल्लेख किया गया है ये पूछा गया है। तो
अघन नाम आपका यहाँ पर गाय के लिए उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अगर आपने यहाँ पर मिडिल हिस्ट्री से पहले जो आपकी यहाँ पर प्राचीन भारत है, एंसेंट हिस्ट्री, उसमें पढ़ा होगा तो उसमें ऋग्वेद के अंदर ये मेंशन किया गया है कि जो अघन्य है कई बार उसका नाम लिया गया है, जिक्र किया गया है आपके ऋग्वेद के अंदर। ये यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है वो गाय के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द फाइनेंशियली स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसलिंग इज चेयर बाय, यानी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। दिए गए इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। अब आपको अगर पता होगा कि यहाँ पर जो आपकी फाइनेंस स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसलिंग है वो उसमें कितने कितने लोग मेंबर होते हैं, उसमें आपका आरबीआई गवर्नर भी होते हैं, वित्तीय सचिव होते हैं, यहाँ पर आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, और भी इसमें कितने सारे फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसके कितने ही सारे अधिकारी यहाँ पर भी इसके हिस्सेदार होते हैं, यानी इसके मेंबर होते हैं। तो लेकिन इसको पूछा गया है कि यहाँ पर इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता सिर्फ और सिर्फ एक ही करते हैं, वो होते हैं आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर आपका डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से किस द्विअस्पा सिंगअस्पा, यहाँ पे दो शब्द ध्यान से देखना, द्विअस्पा और आपका सिंगअस्पा प्रणाली की शुरुआत किसने की, जिसके तहत विशिष्ट कुलीन घुड़सवारों की संख्या को 2 गुना बनाए रखना था। इस तरह के कदम किसने उठाए। आपके यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, उन चारों में से कौन है ये पूछा गया है। तो इस तरह की जो योजना थी वो बनाई गई थी जहांगीर के टाइम में। ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो द्विअस्पा है यानी 2 घोड़े वाला घुड़सवार, और सिंगअस्पा यानी 3 घोड़े वाला घुड़सवार, इस तरह से इनको संबोधित किया गया था। ये एक तरह का मैनेजमेंट था जहांगीर के टाइम पे, सेना की स्टेबिलिटी को बनाना, सेना की स्ट्रेंथ को बनाए रखने का। तो जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर सी यानी जहांगीर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, यानी हु विल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रूप में कौन कार्य करता है ये पूछा गया है। तो हमेशा जो कार्य करता है वो करता है आपका यहाँ पर द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, यानी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं वो यहाँ पर आपके लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो इसकी शुरुआत भारत के अंदर 1921 में ब्रिटिश एम्पायर में, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस दौरान की गई थी। इसको उस समय मोंटेफोर्ट सुधार भी कानून भी कहा जाता था, तब से अब तक का चला आ रहा है। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं टोटल वो लगभग 22 मेंबर होते हैं, और सभी को आपकी संसद से यानी पार्लियामेंट से लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के द्वारा वस्तु या सेवा के मूल्य पर लगाई जाने वाली उच्चतम सीमा को क्या कहा जाता है, यानी गवर्नमेंट इम्पोज द अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ द गुड और सर्विस इज कॉल्ड, यानी किसी भी प्रोडक्ट पे या सर्विस पे अगर गवर्नमेंट अपनी अपर लिमिट को लगाती है तो वो क्या कहलाती है ये पूछा गया है। तो वो आपकी कहलाती है एक तरह से प्राइस होल्डिंग, यानी इससे ज़्यादा इस प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं होगी, यानी प्राइस नहीं होगा, कॉस्ट नहीं जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम एक तरह से प्राइस होल्डिंग यानी मूल्य धारण। अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूँ तो आप देखिए आपके घरों में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी सिलेंडर सबसे अच्छा उदाहरण है कि एलपीजी सिलेंडर के जो रेट है वो यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एक तरह से, और इस पर एक लिमिट होती है कि इससे हाईएस्ट रेट नहीं होगे। सिलेंडर अगर यहाँ पर आपका 932 रुपीज़ में सेल हो रहा है तो इससे ज़्यादा रेट आपको नहीं देने हैं, यही इसकी यहाँ पर प्राइस होल्डिंग का उदाहरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 2021 में पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए, कितने प्रदान किए गए ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण अवॉर्डेड वाज कंफर्म इन द 2021। तो हर साल 26 जनवरी को भारत के अंदर गणतंत्र दिवस पर यानी रिपब्लिक डे पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर ये सर्वोत्तम नागरिक सम्मान होता है एक तरह से। और लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ 2021 की, तो उस दौरान 10 तो आपको यहाँ 7 तो आपको दिए गए थे यहाँ पे पद्म विभूषण, और 10 दिए गए थे यहाँ पर पद्म भूषण लास्ट ईयर। और पद्म श्री की मैं बात करूँ तो वो 102 दिए गए थे पूरे भारत में 26 जनवरी को लास्ट ईयर। तो इस अनुसार जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 7 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन इंडिया एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज कैलकुलेटेड, ये एक तरह से आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में कृषि आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है।
आउटपुट मेथड के द्वारा, इनपुट मेथड के द्वारा, एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा या कॉमोडिटी मेथड के द्वारा, ये पूछा है इनमें से। तो वो जो आपकी की जाती है वो हमेशा की जाती है यहाँ पर आउटपुट मेथड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द कॉमन नेम ऑफ द पोटेशियम कार्बोनेट इज। जो पोटेशियम कार्बोनेट होते हैं उनका बेसिक सा यानी कॉमन सा नाम क्या होता है, ये पूछा है, जो आपके आम जीवन में आपको देखने के लिए, डेली लाइफ में आपको देखने के लिए, यूज़ करने के लिए मिलते हैं। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है? सिरका नहीं, वो भी नहीं है, सोडा नहीं है, खाने का सोडा नहीं है, परलेश, यस, परलेश जो होता है आपका वो कहलाता है आपका पोटेशियम कार्बोनेट। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पर्ल ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। यहाँ पे गांधी जी ने दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो बहुत कॉमन सा और पॉपुलर क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में गांधी जी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो जो दांडी मार्च था उसके द्वारा कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये पूछा है। तो वो हुई थी आपकी यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। इसकी शुरुआत 1930 में की थी गांधी जी ने। अहमदाबाद के जो साबरमती का आश्रम था वहाँ से लेकर दांडी तक का इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1993 में, यानी 1930 में। सो ये थी आज की हमारी क्लास जनरल अवेयरनेस को लेकर। यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस किया, इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिस्टेड किए थे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट हमने यूट्यूब चैनल पे बनाई है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर लेना। अगर आज की क्लास में किसी को कोई भी डाउट होगा किसी भी तरह का तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। नए होगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस तरह का प्रैक्टिस सेट 4 भी लेकर आऊँगा। एग्जाम होने तक का आपको जीएस को लेकर कोई भी डाउट होगा ना, उसको दूर कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। और बैच में तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर करा दी है। तो ये रिवीजन पर्पस क्लासेस चल रही है, चाहे वो यहाँ पर पेड बैच के स्टूडेंट हो या आप सभी सब्सक्राइबर्स हो। पर आप एक बात देखिए कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं लिस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में उनसे हेल्प मिल सके, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सके। इसी तरह अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे होंगे BIS एग्जाम के जनरल अवेयरनेस को लेकर तो आप उन्हें जरूर देखना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपको इसी तरह किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक का टिल देन बाय बाय। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय।